अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूँ सबीउल हसनैन। आज सबसे बड़ी ख़बर जस्टिस याहिया अफरीदी का बतौर चीफ़ जस्टिस नामज़दगी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होना है। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह सुपरसीड हो चुके हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का बैकग्राउंड आप सबको मालूम है कि किस तरह वो साबिक चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उससे भी पहले साकिब निसार के बेंच में शामिल रहे। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का भी हमने देखा आखिरी दिनों में उनके कुछ ऐसे फ़ैसले और कुछ ऐसी उनकी मामलात सामने आए कि ये अंदाज़ा लगाना आसान हो गया था कि अब बहुत मुश्किल है कि वो भी चीफ़ जस्टिस बने। और फिर ये तमाम जो प्रोजेक्ट था 2031 तक का, यानी कि 2031 तक चीफ़ जस्टिस बनने का जो एक प्रोजेक्ट था एक मखसूस जमात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, वो भी पार्लियामान ने उसको बिल्डोज़ कर दिया है। और जस्टिस याहिया अफरीदी अब मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस होंगे। आज चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइसा और जो नामज़द चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस याहिया अफरीदी, उनकी मुलाकात भी हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इमरान वसीम। इनसे चलकर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि आज मुलाकात हुई है आने वाले और जाने वाले की, क्या मुलाकात की क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें सभी, सिर्फ ये ख़बर नहीं, आज बहुत सारी ख़बरें हैं सुप्रीम कोर्ट से। वो आप एक एक करके शेयर करते आप हैं। बिल्कुल, मैंने आपसे जब मैंने पहले बात की तो मैंने कहा मैं अपना व्लॉग करने लगा हूं, तो मैं कुछ डिटेल्स में आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, इस प्रॉमिस के साथ कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे तो इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर आप दें, लेकिन दोस्तों के साथ ना शेयर नहीं करिएगा, अपने चैनल के ऊपर ज़रूर ब्रेक करें। सबसे पहले तो ये जो सुपरसीड हुए, इस सुपरसीड के हवाले से आपको बताते जाएँ कि जब 26वीं आइनी तरमीम के मसवदे पे गौर व खौज़ हो रहा था, तो इस दौरान ये हुकूमती एक अहम रहनुमा की हमारे साथ गुफ्तगू है, हमारे साथ की गई गुफ्तगू है, जिसमें उन्होंने बताया कि मंसूर अली शाह साहब के लिए लॉबिंग चल रही थी कि उन्हें ही चीफ़ जस्टिस बनाया जाए। नेक्स्ट जो चीफ़ जस्टिस 30वां बनना है, मंसूर अली शाह साहब का नाम बिल्कुल इक्वल कंसिडरेशन पे था, उनकी लॉबिंग भी की जा रही थी। बाहर ये अंदाजे लग रहे थे कि याहिया अफरीदी साहब मुमकिन तौर पे हो सकते थे, लेकिन इक़्तिदार के ऐवानों में मंसूर अली शाह साहब का नाम डिस्कस हो रहा था। लेकिन इसमें 3 चीज़ें जो है वो उन 3 चीज़ों ने हिट किया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नाम को। एक तो जो 14 सितंबर की जो वजाहत जारी की गई, 12 जुलाई के फ़ैसले से इतना कंसर्न नहीं था, लेकिन वो चीज़ें सेटल डाउन हो सकती थी। 14 सितंबर की जो वजाहत थी उसने हिट किया। फिर 14 सितंबर की वजाहत के बाद भी चीज़ों को रिकवर करने की कोशिश की गई, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की गई, लेकिन जो आखिरी सुसाइड अटैक साबित हुआ वो था कि जब आपने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जारी कर दिया और मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद 18 अक्टूबर की जो एक नई वजाहत सामने आई वो सुसाइड अटैक साबित हुई। और आज हमारे जिन हुकूमती सोर्सेस से बात हुई है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल, उन्होंने कंफर्म किया हमारी इस खबर को कि बिल्कुल उनके नाम के ऊपर लॉबिंग चल रही थी, कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे हुआ यह है कि अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ियाँ मारी गई। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब ये खबर मेरे तक पहुँची थी 18 अक्टूबर की प्रेस रिलीज़ वाली, जिस सोर्स से आई थी, मैंने भी उसको मैसेज करके यही कहा था कि ये आपको नहीं करनी चाहिए थी, ये आपके लिए जो है बड़ी डेवास्टेटिंग साबित हो सकती है। तो वही हुआ कि 2 जज जो है वो सुपरसीड हो गए। तीनों जज काबिल थे, ये नहीं कि काबिल नहीं थे, अपने अपने कैलिबर के एतबार से वो अच्छे जूरिस्ट थे, लेकिन जब ये पार्लिमानी कमेटी का इजलास होता है और फिर 3 नाम यहाँ से फ्लोट होते हैं, तो उसमें वजह क्या बनी, क्यों तीसरे नंबर के जो याहिया अफरीदी साहब थे उनका नाम तीसरे नंबर से पहले नंबर पे आ गया। उसकी वजह यह बनी कि जब पार्लिमानी कमेटी ने गौर व खौज़ किया, सिर्फ कवायद नहीं देखने थे कि जज साहबान की तारीख़ पैदाइश क्या है, जाए पैदाइश क्या है, तालीम कहाँ से हासिल की है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शायद मैटर करती हों, लेकिन मैटर जब आप किसी जज की अपॉइंटमेंट करने जा रहे होते हैं और चीफ जस्टिस के अहदे के ऊपर आप अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं, तो फिर जो अब नया प्रिंसिपल आया है कि पैनल आएगा, तो उसमें जजेस के जो फैसले हैं उन फैसलों को भी देखा गया, उन फैसलों को भी परखा गया, उनकी स्क्रूटनी की गई कि किस जज का फैसला कौन सा है, क्या जजेस के दिए गए फैसले
से कोई डिस्प्यूट सामने आया है, डिस्प्यूटेड फैसले थे, नहीं थे, या कोई क्राइसिस बना है, कोई क्राइसिस बना है। इन चीज़ों को देखने के बाद जो पलड़ा भारी हुआ वो याहिया फरीदी साहब का इसलिए हुआ कि उनका कोई फ़ैसला ऐसा नहीं था जो डिस्प्यूटेड हो या जिसको डिस्प्यूटेड करार दिया गया हो या जिनके कोई ऐसा फैसला जो इनका सर्कल किया गया हो, तो ये इनको एज हासिल हुआ। यानी वो गैर मुतनाज़र है और कोई बैगेज नहीं है, गैर मुतनाज़ा थे, इसलिए इनका नाम जो है वो चीफ जस्टिस के लिए मुंतखब कर लिया गया। तो आप कैसे देखते हैं अब जस्टिस याहिया आफरीदी का टेन्योर? आपने ग़ालिबन आपका इतना तजर्बा है सुप्रीम कोर्ट का, मेरे ख़्याल से ये आपके कोई 11वें या 12वें चीफ जस्टिस होंगे जो आप जिनको आप रिपोर्ट करेंगे। 2011 से काउंट करते हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब हो गए, जिलानी साहब 2 हो गए, उनके बाद नासिर मुल्क साहब हो गए, फिर उनके बाद जवाद ख्वाजा चौथे हो गए, फिर जमाली साहब 5वें हो गए, साकिर निसार साहब 6ठे हो गए, खोसा साहब 7वें हो गए, गुलजार साहब 8वें हो गए, बंदियाल साहब 9वें हो गए, कादी फैसल साहब 10वें हो गए और याहिया अफरीदी साहब 11वें चीफ जस्टिस हैं। तो आपका क्या तजर्बा है, आप कैसे देखते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी का टेन्योर कैसा होगा? इसी तरह तनाज़ात से भरपूर होगा, इसी तरह इंस्टेबिलिटी जो है तो वो रहेगी, या कुछ मामलात थोड़े से ठंडे पड़ेंगे? और दूसरा ये कि जजेस में जो डिवीज़न है वो कितना बड़ा चैलेंज होगा जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए? आपके एक सवाल में बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन इन सवालात के जवाब पे आने से पहले अब आप ये देखें कि जब से कल से नामज़द किया गया है याहिया अफरीदी साहब को कि वो अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, हमारे कुछ साथी ये कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जुडिशल रिफॉर्म लाने के लिए बड़े फेवरेट थे, वो जुडिशल रिफॉर्म्स ला सकते थे, वो जो जजेस में इख्तलाफ हैं, तलखियाँ हैं, उनको ख़त्म कर सकते थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, आपने खुद भी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, उनका कंडक्ट देखा है। मैं तो पेशावर हाई कोर्ट से वो इंग्लिश जज के तौर पे जाने जाते हैं, माने जाते हैं, बड़े वज़ेदार हैं, बड़े मोतदल हैं, मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं रखते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं, वकला से भी डिस्टेंस पे रहते हैं, लेकिन असूल पसंद हैं, बाई बुक जाते हैं, कानून और आइन से हटते नहीं हैं। उनका एक ही ट्रैक है और वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का ट्रैक है, उस ट्रैक से वो डी ट्रैक नहीं होते। अब मैं आपको चलें एक और इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ, ज़रा आगे पीछे भी देख लूँ। याहिया अफरीदी साहब ने ज़िम्मेदारियाँ संभालनी हैं। अच्छा, याहिया अफरीदी साहब ने ज़िम्मेदारियाँ संभालनी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जितनी ब्रांचेज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है, फाइनेंशियल ब्रांच है, जुडिशल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, क्रिमिनल ब्रांच है, तमाम ब्रांचेस के जो हेड्स हैं उनसे ब्रीफिंग ली गई है। ब्रीफिंग लेने के बाद उनको टास्क सौंप दिए गए हैं, ये टास्क आपने करके मेरे सामने लाने हैं और फिर आपने दोबारा से ब्रीफिंग देनी है। यानी उन्होंने एज ए डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस एक्ट अपॉन करना शुरू कर दिया है, चीज़ों की ब्रीफिंग लेना शुरू कर दी गई है। अभी मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं कि किस ब्रांच को क्या टास्क सौंपा है, फर्दर ब्रीफिंग कब होगी, तो ये भी मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। लेकिन आपको ये भी बताते जाएं कि ये जो आप बात कर रहे थे कि इंसाफ की फराहमी कितनी बेहतर होगी, उसके लिए ज़रूरी था कि किसी चीफ जस्टिस का एक अच्छा टेन्योर हो, उसे अच्छा एक पीरियड मिले ताकि वो चीज़ों को बेहतर कर सकें। तो आप इफ्तिखार चौधरी का टेन्योर निकाल के आगे जितने भी आप जजेस का टेन्योर देखेंगे, किसी के पास 2 साल मुकम्मल नहीं थे। गालिबन गुलजार साहब के पास थे या बीच में साकिब निसार साहब के पास 2 साल थे, लेकिन वो दौर कैसा गुजरा, उसमें मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहा, इमरान खान के मुखालफिन को दबाने की कोशिश की गई, जुडिशल रिफॉर्म पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो मुझे ये लगता है कि ये जो याहिया अफरीदी साहब का टेन्योर है, ये एक ब्लेसिंग साबित होगा और वो भी एक अच्छे जूरिस्ट भी साबित होंगे, जुडिशल रिफॉर्मिस्ट भी साबित होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी साबित होंगे। और जो एक क्रेडिट देते हैं कि मंसूर शाह साहब, बिल्कुल उनका क्रेडिट है कि वो तलखियाँ ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी तलखियाँ बनी, एक कैंप मंसूर शाह साहब का बन गया, एक कादी फैसल साहब का बन गया, वो तलखियाँ तो फिर नहीं ख़त्म हो सकी ना। और इसके साथ दीगर मामला, मंसूर शाह साहब की भी जिम्मेदारी थी कि अगर कहीं तलखियाँ थी तो वो आगे बढ़ के उन तलखियों को कम करते, वो भी हमने नहीं देखा। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने, जो मैंने खबर दी थी, आपको याद होगा कि उनकी कादी फैसल साहब के साथ मुलाकात हुई थी कुछ हफ्ते पहले, उसमें याहिया अफरीदी साहब ने कहा था कि मैं ये रोल अदा करना चाहता हूँ, ए ब्रिज का किरदार अदा करना चाहता हूँ, जो तलखियाँ हैं, जो दूरियाँ, उनको ख़त्म करना चाहता हूँ। उनकी किसी के साथ कोई तलखी नहीं। याहिया अफरीदी साहब की तमाम जजेस के साथ उनकी अच्छी गपशप है, अच्छे रिलेशनशिप हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो उन तलखियों को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तीसरी खबर भी मैं आपको देता हूँ। कितना टाइम हो गया आपके ब्लॉग का? 9 मिनट हो चुके हैं। तीसरी खबर ये है कि
डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस की एक और मुलाकात भी हुई है। किनके साथ? एक बड़ी अहम शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है। अदालती शख्सियत है? अदालती शख्सियत नहीं है। अच्छा। 1 बजे के बाद मुलाकात हुई है आज। अच्छा। और वो जो शख्सियत मुलाकात के लिए आए थे, उन्होंने डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस के साथ भी मुलाकात की और आउट गोइंग चीफ जस्टिस के साथ भी मुलाकात की। ये जो सुबह मुलाकात हुई ना, याहिया अफरीदी साहब खुद आए, काजी साहब के चैम्बर में गए, उनको वहाँ पे काजी साहब के चैम्बर के स्टाफ ने मुबारकबादें दी और बदले में उन्होंने उन लोगों को भी कहा कि आपको भी मुबारक हो। यानी जो सामने मुबारकबाद देने, बल्कि एक तो शख्सियत ने कहा कि क्या हम आपको मुबारकबाद दे सकते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुबारकबाद दे और मेरी तरफ से आपको भी मुबारक हो। अच्छा। और कॉफ़ी पेश की गई चीफ साहब के चैम्बर में नामजद चीफ जस्टिस को, और फिर वो अपने मुकदमात की समाअत के लिए चले गए अपने बेंच कमरा अदालत नंबर 3 में। काजी फैसल साहब चैम्बर वर्क पे हैं, वो किसी कोर्ट में नहीं आए। और जब याहिया फरीद साहब पहुंचे अपने कमरा अदालत में, हमारी तो ये भी एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीदें थी कि जब याहिया फरीद साहब अपने कमरा अदालत में जाएंगे तो बाकी साथी जजेस के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। लेकिन साथी जजेस के जो है, जब याहिया फरीद साहब अपने बेंच के करीब पहुँचे तो बाकी साथी जजेस जो हैं अपने कोर्ट रूम वगैरह में जा चुके थे, तो इसलिए उनके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। फिर उन्होंने मुबारकबाद, लगता है कि वो भी उनके चैम्बर में गए होंगे और जाके उनको मुबारकबाद दी होगी। और फिर मुकदमात की समाअत करने के बाद याहिया फरीद साहब दोबारा गए और फिर काजी फैसल के साथ कोई आधे पौने घंटे की एक तवील मुलाकात की। अब जिन अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है वो अटर्नी जनरल हैं, कर्टिसी कॉल के लिए आए हैं। ये एक वो क्या कहते हैं, कन्वेंशन तो नहीं, रवायत कह लेते हैं। रवायत है कि जब कोई चीफ जस्टिस डेजिग्नेट हो जाता है तो अटॉर्नी जनरल उसके पास कर्टिसी कॉल के लिए उनको मुबारकबाद पेश करने के लिए जाते हैं। तो मुबारकबाद पेश करने के लिए गए थे, जो कि एक्सेप्ट की याहिया फरीद साहब ने। ठीक है। अच्छा, तो आखिरी सवाल, क्या बाज़गश्त चल रही है सुप्रीम कोर्ट में? जस्टिस मंसूर अली शाह रिज़ाइन करेंगे या नहीं करेंगे? ये देखें, ये तो उनके माइंड में है, ऐसे अंदाज़े करते जाएं हम, और मुनीब अख्तर साहब का भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन याहिया फरीदी साहब का जो एक ओपिनियन है, आपको पता है, जुडिशल कमीशन के एक इजलास में उन्होंने कहा था, जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हो रही थी आलिया नीलम साहबा की, तो तब उन्होंने राय दी थी गलबन कि जो सुपरसीड हो रहे हैं तो क्या फिर उनको नहीं चाहिए कि वो रिज़ाइन कर जाएं, उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो ये एक उनकी अपनी एक राय है, वो समझते हैं कि वो उनको फिर छोड़ देना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट में भी गालिबन, मैं गलत नहीं, आप जानते होंगे कि वो उधर भी एक सीनियर जज सुपरसीड हुए थे और याहिया फरीद साहब चीफ जस्टिस बने थे। और मुझे नाम नहीं, वो उनका क्या नाम था जज साहब का, बड़ा देसी था उनका नाम था, बहरहाल चले ट्रेडिशनल सा, इस तरह सा उनका नाम था। तो वो सुपरसीड हुए थे, लेकिन वो एज ए जज के तौर पर याहिया फरीदी साहब के नीचे काम करते रहे थे। तो ये उनका एक पहले भी उन्होंने देखा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि अब उनकी राय भी है, और ये राय उन्होंने वहाँ पे दी थी, उस फोरम पे दी थी जजेस की अपॉइंटमेंट के जुडिशल कमीशन में, जहाँ पे मुनीब अख्तर साहब भी मौजूद थे, याहिया फरीदी साहब भी मौजूद थे। बाकी फ़ैसला दोनों जज साहबान ने करना है कि वो कंटिन्यू करेंगे या फिर वो कोई फ़ैसला करते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब, इतनी ढेर सारी ख़बरें हमारे साथ शेयर करने के लिए। और जहाँ तक बात है जस्टिस याहिया अफरीदी की, तो मैं पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस याहिया अफरीदी को कवर करता आ रहा हूँ। और जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि वो कहते हैं ना, कानों के पक्के, वो कानों के पक्के हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते और बाय बुक चलते हैं, बाय लॉ चलते हैं। और अपनी इंग्लिश जज भी उनको कहते हैं। लिहाजा जब बात आइन और कानून की आए तो फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को किसी किस्म की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए मुस्तकबिल के, यानी कि नामजद चीफ जस्टिस। यहाँ पे आप इसको क्लियर करें, हम इजाज़त इसको रैप अप करेंगे, ये क्लियर करें कि तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद तो लगानी चाहिए कि उनको आइन और कानून के तहत जो रिलीफ मिलेगा, वो तहरीक इंसाफ का जो राइट होगा वो उनको मिलेगा। अगर कोई भी ये एक्सपेक्टेशन लगाएगा, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो हुकूमत ही क्यों ना हो, आइन और कानून से हट के कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मज़ीद वजाहत से बता दिया कि अगर आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ चाहिए तो वो तो मिलेगा, लेकिन जो आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जजेस से जुरिस्डिक्शन स्ट्रेच करवा कर रिलीफ लेने की, तो ऐसा मुमकिन कम अज़ कम अब आइंदा 3 साल में नहीं हो पाएगा। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।